मैं शिवचरण यादव आप लोगों के समक्ष में आज फिर जूनियर यूपी टेट हो या प्राइमरी हो या सीटेट हो, प्राइमरी का सीटेट हो या जूनियर सीटेट हो, मैं उसके लिए आज मैं टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से है। आज मैं वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो आपके पेपर में वो वैसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ब्रेन बूस्टर क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मैं अब शुरू करने वाला हूं जो आपके परीक्षा के नज़रिए से बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, कह रहा है व्यंजक 0.004 मल्टीप्लाई 0.004 माइनस 0.0003 और मल्टीप्लाई 0.0003 का मान है। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार लिखा है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.004 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये क्या है आपका 0.003 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इस फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को इस रूप में लिख सकता हूँ। देखिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे हम बढ़ा देंगे। ये आपका हो जाएगा 0.004 और प्लस 0.003 ये हो जाएगा आपका 0.04 और माइनस हो जाएगा 0.003। दोस्तों तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे, देखेंगे ये क्या है, ये दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इतने को ऐड करेंगे आपको हो जाएगा 0.043 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 4 में से 3 निकाल दीजिए कितना बचेगा यहाँ पर। तो अगर घटा पाए तो ठीक है, हम घटा देते हैं, आपका हो जाएगा 0.04 आपका हो जाएगा 0.003। देखिए यहाँ एक अंक कम पड़ रहा है 0, दोस्तों यहाँ 0 बढ़ा देंगे, घटा दीजिए। देखिए 10 में एक उधार जाएगा, 10 में से 3 निकलेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 0.00 हो गया आपका। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा 10 में एक उधार, 10 में से 3 निकलेगा 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 0 3 हो जाएगा, बाकी 2 0 ऐसे उधर जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 0.0037। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव हटाने के लिए हम करेंगे 1000 से गुणा, 1000 से भाग, अगर यहाँ ऊपर अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो 43 अपान कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 37 अपान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ इसका गुणा करेंगे, देखिए यहाँ 4 0 है, यहाँ कितना 0 है, 3 0 है, यहाँ 4 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 0, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 7 0 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 7 0। ठीक है ना, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे जब हम 43 का गुणा करेंगे इसमें दोस्तों 37 का, तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 कितना हो जाएगा 30 और 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 2 5 नहीं 1551 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, जिसको गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये आपका 1591 अपान कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 4 यहाँ कितना 3, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 4 0 ये हो गया। दोस्तों देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है आपका। देखिए यहाँ पर कितना है 3 0, यहाँ पर कितना है 4 0 3 0, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ 4 4 8 नहीं होगा, 3 3 6 ये भी नहीं होगा क्योंकि हर में कितना है इतना है। देखिए यहाँ 5 0 है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 3 6 0 है, यहाँ दोस्तों 1 0 यहाँ और बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ
ऑप्शन यहाँ पर सेम मैच कर रहा था। तो इस एक काम कर देखिए, आपका ऑप्शन 1591 बटे कितना दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन को आपका हल करने का तरीका है। आप ऐसा करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे, जोड़ने घटाने में वो लंबा हो जाएगा। तो फार्मूले से मेथड से आप करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है ना। ये अगर आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 526 गुणे 285 गुणे 730 गुणे 272 के होल पावर 485 में इकाई का अंक क्या है। दोस्तों इकाई का अंक से मतलब ये है, इसे मान लीजिए आपका ये 42 गुणे आपका ये 42 गुणे मान लीजिए यहाँ पर 43 दिया है, सॉरी 23 दिया है। तो इसका गुणा करेंगे, देखिए 3 दूना 6, हमको इकाई से मतलब है दोस्तों, बाकी और किसी अंक से मतलब नहीं है। 3 दूना, इसका गुणा करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, बाकी और गुणा कर देंगे और आ जाएगा, ये आपका इकाई का कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो सेम उसी प्रकार से हम देखेंगे 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 पंचे 30 कितना होगा 30, तो इकाई का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए इस 0 का गुणा 0 में करेंगे तब भी 0, और इस 0 गुणा 2 में करेंगे तब भी 0, और 0 की पावर कितना भी पावर लगा लीजिए, 0 की पावर 285 नहीं, 485 नहीं, 885 नहीं, कितना भी लगा लीजिए, तो उस 0 का वैल्यू 0 की पावर समथिंग जो भी होगा सब कितना है दोस्तों 0। तो इसका इकाई का अंक दोस्तों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन को इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 45% अगर 135 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का दोस्तों क्या कह रहा है, किसी संख्या का 45% 135 हो, वो संख्या कितना मुझे नहीं पता, माना वह संख्या कितना है x है, माना वह संख्या x है, इस x का 45% कितना हो, 135 हो। दोस्तों इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको कुछ समझने की आवश्यकता है बस। देखेंगे यहाँ पर x गुणे परसेंट हटता है तो कितना हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा ये 135 हो जाएगा। अब देखिए 45 बटे 100 है, इसको इधर भेज देंगे, आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 135 गुणे आपका 100 हो जाएगा बटे 45, 45 तिया 135, 100 गुणा कितना हो जाएगा, तिया कितना हो जाएगा 300। वह संख्या हमारा कितना है 300 है दोस्तों। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 + 2, देखेंगे 1 + 2 डिवाइड बाई, ये मझला ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1/3 ब्रैकेट 1, ये मझला ब्रैकेट इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए इसको कहते हैं बोर्ड मास। आप जानते हैं ना बोर्ड मास को कैसे हल करते हैं, पहले बी फार होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, ओ फार क्या होता है ऑफ, डी फार डिवीजन भाग करते हैं, यानी पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन है, पहले इसको तोड़ेंगे हम इसके बोर्ड मास के अनुसार, ओ ऑफ तो है नहीं, उसका फिर डिवीजन में भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, फिर क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 2 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 + 2 डिवाइड बाई, इसको हल करेंगे 3 एक कम 3 एक कितना है दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, कितना 3 एक कम 3 एक कितना हो जाएगा, ये 4/3। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ब्रैकेट टूट गया आपका, अब एक ब्रैकेट बचा है, एक काम करेंगे 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2, देखिए दोस्तों ये भाग है, इस भाग को गुणा में करेंगे, ये वाला आपका पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस, देखिए यहाँ प्लस एक कैंसिल हो, यहाँ कितना बचा आपका 3/2 बचा है, कितना बचा है दोस्तों 3/2 बचा है। ठीक है, अब 2 एक कम 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाई, अब देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया, 2 एक कम 2 एक 3 कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2। फिर ये भाग है, भाग में जिसको जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो चेंज हो जाएगा, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों आपका, तो हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 5। अब देखेंगे 1 प्लस, अब देखिए इसका गुणा कर देंगे, 2 गुना कितना हो जाएगा 4/5, 5 एक कम 5 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 9/5। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखिए 9/5 किस आंसर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4/5 होगा नहीं, 8/3 है, 7/6 है, 9/5 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिएगा आपको मैं इस प्रकार पढ़ा दूंगा कि आपको मतलब हर एक क्वेश्चन आसानी से
सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है पी ए व पी बी का बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। जहां बिंदु A तथा B स्पर्श बिंदु है तो चतुर्भुज O A P B अवश्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मतलब हल नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ आप अपने माइंड को लगाइए, इसका एक आप जो डायग्राम उसको मतलब ड्रा कर दीजिए, आपका आंसर वहीं से निकल जाएगा। ये वृत्त कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, वृत्त कह रहा है, कह रहा है बाह्य बिंदु P, मान लीजिए एक बाह्य बिंदु, इस वृत्त के बाद एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु देखिए इस बिंदु P से PA, तो मान लीजिए यहां से ये PA हो गया, और यहां से मान लीजिए एक स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए ये आपका B हो गया। देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB, यानी स्पर्श रेखा का मतलब होता है वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे, वो क्या होती है, हमारी स्पर्श रेखा होती है। इसका केंद्र कितना हो गया दोस्तों, O हो गया। अगर यहां से इसको मिला देंगे हम, त्रिज्या OA और OB को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जो ये डायग्राम देखिए, जो OAPB बन के आया है, ये क्या है, क्या है, ये आयत है, वर्ग है, एक समचतुर्भुज है, एक वृत्तीय है, ये बताना हमको। आप ध्यान से देखिए, जो एक आयत होता है, आयत होने के लिए देखिए क्या है, ये जो स्पर्श रेखा, जो किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब यानी 90 डिग्री एंगल। देखिए जो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर, इसके सेंटर पर और यहाँ पर कितने कितने डिग्री एंगल बन रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक आयत होने के लिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 का, क्योंकि दो कोण 90 डिग्री का, इसका पता नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब ये आयत होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। दूसरा क्या, एक वर्ग होने के लिए चारों भुजाओं बराबर, चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है नहीं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी इसमें भी नहीं है, तो आपका ये भी नहीं होगा। एक समचतुर्भुज होने के लिए चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी, तो ये PA बराबर PB के, या OA बराबर, ये चार आपस में बराबर होनी चाहिए, तो चार भुजाएं यहाँ बराबर नहीं है, तो आपका ए भी नहीं है, तो आपका एक ऑप्शन बनता क्या बचता है, एक वृत्तीय होगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने की, देखिए आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180। देखिए ये 90 दोनों को जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, तो इस कोण O को कोण P को जोड़ देंगे, कोण O प्लस कोण P बराबर कितना होता है, 180 होता है। ये आप चतुर्भुज का नियम जानते हैं, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, D सही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 85953 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कितना है, ये कितना आपका, तो देखिए इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5000। कितना जाए दोस्तों, 5000। देखिए इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, यानी 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। अंतर पूछ रहा तो घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा इधर से, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 4950 दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक ना एक क्वेश्चन आपका भिन्न से जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे घटते क्रम में लगाइए, चाहे बढ़ते क्रम में लगाइए, चाहे सबसे छोटी संख्या बताइए, चाहे सबसे छोटी भिन्न बताइए, चाहे सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न का अंतर पूछ लेता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया आपका 7/12, आपका दिया गया है 11/16, और ये आपका दिया गया है 12/17 दिया गया है, और ये दिया गया 13/18 दिया गया है, और आपका अगला है 31 बटे कितना है, 36 है।
इस प्रकार देखिए दोस्तों, अगर मतलब इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम ऐसा लगे तो हमको मतलब पहचानने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये काम करते हैं, अंश और हर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए 7 और 12 का डिफरेंस 5 है, 11 16 का डिफरेंस भी 5 है, 12 17 का डिफरेंस 5 है, और कितना है, और देखिए इसके बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच का डिफरेंस 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, 5 का दोस्तों डिफरेंस है। कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो एक काम कर देते हैं, जो डिफरेंस से जो अंश में भाग कर देते हैं। तो 7 को अगर 5 से भाग किया जाए तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 11 को 5 से भाग दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना 10, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। इसको भाग दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 10 2 बचेगा, यानी 5 चौक 20, भाग दे करके देख लीजिएगा। 13 को 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5 छक 30, और इसको 5 से भाग करें 5 छक 30 और 5 गुना 10। अब देखिए दोस्तों, जो हमने भाग दिया है 1.4, 2.2, 2.4 और 2.6 और 6.2 में सबसे बड़ा कौन है। देखिए दशमलव की बात छोड़ दीजिए, पहले 1 है, ये 2 है, ये 2 भी है, और सबसे बड़ा कौन है, ये 6.2 है। अर्थात सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 31/36। यानी आपके क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न पूछा है ना, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 31 क्या हो जाएगी दोस्तों, 36 हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये लिखा है 12, 45 और 75 का HCF। दोस्तों अगर HCF निकाला जाए, तो HCF आप गुणनखंड विधि से, भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमको करना नहीं, करना क्या है, तो ऐसी संख्या से आप काट दीजिए, पूरा कट जाए। देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना, 3, देखिए HCF जिससे जो कट रहा है उसको वहां लिख लेंगे। 3 से कटेगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 से कटेगा तो 15 3 ये 45 हो जाएगा, और ये 3 से काटे कितना, 25। अब देखिए ऐसे कोई संख्या लीजिए जो 4 को भी काटे, 15 को भी काटे, 25 काटे। अगर 5 से 25 काट देते हैं, 15 काट देते हैं, 4 नहीं कटेगा। 3 से काट दीजिए, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। अब देखिए किसी संख्या के अलावा अब कोई कटेगा नहीं, किसी भी संख्या से जो संख्या कटेगी नहीं, अर्थात जो कटेगी नहीं, जो सबको काटने वाला कौन था, ये हमारा 3 था, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपको अच्छा लगता है वो वाला मेथड कि हम गुणनखंड विधि से या भाग विधि से निकालेंगे, तो आप निकाल लीजिएगा। तो सबसे छोटा तरीका यही है कि ऐसी संख्या से इसको काटिए कि सबको काट दे। हमने 3 से काटा, देखिए हमने 3 से काटा, 3 को हमने यहाँ ले लिया, 3 चौक 12, 15 3 45, 3 से 25 हो गया। अब ये जो संख्या 4 15 25 है, अब किसी से कटेंगी नहीं, तो किसी से कटेंगे नहीं, तो जो काटा है, जो ये 3 कटा है, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है। कितनी किताबें, 2 किताबें 410 में। अब एक का कितना है, अगले कितना मुझे पता नहीं है। एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों किताबों को बराबर दाम पर बेच देता है। तो एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों। देखिए जो एक्स मानने वाला है दोस्तों, उसने हम लगाएंगे रेशियो मेथड से। देखिए 15% का लाभ, कि 15% का मतलब होता है 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 5 से काट दीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 संयम हो जाएगा, यानी 3/20। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आपका हर होता है वो वास्तविक वैल्यू होती है। क्या होती है, वास्तविक वैल्यू, यानी 20 में खरीदा है, 3 में बेचा है। देखिए CP आपका कितना हो जाएगा, ये ASP। अगर 20 में खरीदा है, और 3 रुपए का लाभ पा रहा है, तो कितने बेचा है दोस्तों, 23 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 23 रुपए में बेचा है। और अगला क्या कर रहा है, 10% की हानि। तो देखिए 10% मतलब होता है 1/, यानी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 10% मतलब होता है 10/100। 10 का नाम 10, 10 दहाम 100, यानी हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10 हो जाएगा। यानी ये 10 में खरीद करके
10 में खरीद कर कितने बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। अब देखेंगे एक का सीपी 20 रुपए है, अगले का सीपी कितना है, 10 रुपए है, और बेच कितने में रहा है, यहाँ 23 बेच रहा है, यहाँ 9 में बेच रहा है, ये आपका है। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, किताबों को सामान्य मूल्य पर बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर। देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ दोनों को बराबर करने के लिए ये दोनों को बराबर कर दीजिए, अभी अपने आप निकल जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम 9 का गुणा कर दूं और यहाँ पर कितने गुणा कर दूं, 23 का, तो यहाँ पर भी 9 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर कितने गुणा हो जाएगा, 23 का। ठीक है, जब यहाँ 23 का गुणा 9 में करेंगे और यहाँ 9 का गुणा 23 में, यहाँ पर देखेंगे ये आपका सीपी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसका गुणा करके 20 9 कितना 180 हो जाएगा, और 23 दाम कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। अगर पहले पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, 180 रुपए, और दूसरे कितना था, 230 रुपए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपको कौन सा है, 180 230, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का ऊपर। देखिए आप जानते हैं इसको ऐसे कहते हैं हम 1 3 5 7 प्लस डॉट डॉट ऐसे 20 तक। प्रथम 20 मतलब 1 से लेकर के 20 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके सभी होंगे, तो सभी का हमें क्या पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला आपको पता होगा, इसका जो विषम संख्याओं के संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला वो क्या होता है दोस्तों, एन स्क्वायर होता है। एन क्या होता है, एन जो लास्ट में होता है वही आपका क्या होता है, एन होता है। एन बराबर कितना, 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 400 होता है। तो ऑप्शन नंबर 400 कहाँ मिल रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब x के पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए दोस्तों, x के पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए, तो देखिए ये x माइनस 1 बराबर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, x माइनस 1 बराबर 0, जो जिससे भाग देंगे उतना बराबर क्या कर देंगे, 0। तो ये माइनस 1 यहाँ आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और इसे x का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये x के पावर 13 प्लस 1, तो 1 के पावर 13 प्लस 1, और एक के पावर 13 है, नहीं 1 के घात कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो कोट पूरक कोणों में अनुपात कितना 2 और 3 का अनुपात है, वो कोण होंगे। देखिए इसको कोण को मान लीजिए, एक 2x हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए कोट पूरक दोस्तों, कोट पूरक का मतलब होता है जब दो एंगल को ऐड कर दिया जाए उनका सम कितना हो जाए, 90 हो जाए। क्या हो जाए, 90 हो जाए। एक होता है समपूरक होता है, समपूरक या ऋजपूरक होता है। समपूरक ऋजपूरक दोनों क्या एक ही होता है, यानी समपूरक मतलब दो कोणों को, दो एंगल को ऐड कर दिया जाए, उनका वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 180। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कोट पूरक कर रहा है। कोट पूरक मतलब दो एंगल को ऐड कर दिया जाए, उनका योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए। ठीक है ना, चलिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x धन 3x बराबर 90, 3 2 कितना हो जाएगा, ये 5x बराबर 90, 5 18 पंचे 90, x बराबर कितना आ गया, 18। x बराबर यहाँ 18 रखेंगे, x बराबर 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 डिग्री हो जाएगा। x बराबर 18 रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 18 कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या कितना हो जाएगा आपका 54 डिग्री हो जाएगा। 36 54 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है दोस्तों ना, आप सोचिए मतलब कोई चीज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 इकाई व 22 इकाई है।
तो तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप इकाई में कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक कोई त्रिभुज मान लीजिए, एक त्रिभुज हमारा क्या ए बी सी है, क्या है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है। इन दो भुजाओं की माप दी गई है, एक मान लीजिए 15 दिया गया है, एक कितना दिया गया है आपका, ये 22 दिया गया है। क्या दिया गया है, 22 दिया गया है। कह रहा है इसका परिमाप, देखिए एक भुजा 15, एक भुजा 22 दिया गया है। दो भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए, या तो एक 15 बराबर हो जाए, या ये तीसरा भुजा है ये तो इस 15 के बराबर हो जाए, या इस 22 के बराबर हो जाए, तब तो आपका क्या होगा, समद्विबाहु होगा ना। तो अगर इस तीसरे को अगर 15 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, तो परिमाप का मतलब होगा तीनों साइड का योगफल या तीनों भुजाओं का योगफल जोड़ दीजिए। तो ये 15, ये 15, 22, 15 15 30, 30 22 कितना हो गया, 52। ठीक है, अगर तीसरा भुजा 15 मान लेते हैं तो उसका परिमाप कितना होगा, 52 होगा। अगर तीसरी भुजा आपकी होगी, अगर इस 22 के बराबर मान लें तब क्या होगा, ये तो 15 हो जाएगा, ये प्लस 22 22 हो जाएगा, 22 22 44, और 44 15 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज या जो आपका त्रिभुज है उसका परिमाप या तो 52 हो सकता है या तो 59 हो सकता है। चलते हैं ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, लेवलदार क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, लिखा है 112 बटे, लिखा है 112 बटे 196 मल्टीप्लाई बाई 576 बाई कितना हो जाएगा, ये 12 दिया गया है। कितना दिया गया है, 12। चलिए 112, ये 196 यानी 196 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 14 14 में 96 यानी कितना हो जाएगा 196, ये 14 हो गया। मल्टीप्लाई ये किसका वर्गमूल होता है, इसका रूट कितना होगा, इसका 24 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12 गुना 24, 14 8 112, गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा। 8 गुणे 2 बराबर कितना, 16। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा, 450 का 2/5 का 72% का मान कितना है। देखिए 450 का मतलब होता है गुणा, यानी हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा, गुणे 72, और परसेंट लिखा है, परसेंट को हटा दे, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए अगर एक जीरो से एक जीरो काट दें कितना हो जाएगा, ये 5 9 कितना हो जाएगा, 45, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना बचा है, 9 और 72, 9 दूना 18, और 963, एक 64/5, 5 भाग करिए, 5 एकम 5, 1 14, और 5 दूना 10, 4 48, 5 9 45, और 3 48 6 भाग करेंगे 129.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देख लीजिए छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, तो हमने इस क्वेश्चन को 16वां क्वेश्चन हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे 15 क्वेश्चन क्या करूंगा मिटाऊंगा मैं। चलिए मिटा दे रहा हूं। क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 51 हो तो मूलधन क्या होगा। देखिए किसी धन का 5% यानी 5% मतलब हो गया 5/100, और 5 एकम 5 यानी 20 25 100 यानी 1/, कितना हो गया 20, यानी 5% को लिख सकते हैं सीधा और सीधा क्या 1/20। अब देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो जो हमारा ये क्या होता है, हर होता है, यानी जो हम परसेंटेज को अगर जो फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़े रहते हैं जिसका जो हर आता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये 400 हमारा क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। कितना बन जाता है, मूलधन। तो मूलधन बन जाता है। अब देखेंगे 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए है। अब ये 400 का जो 1/20 निकालेंगे, 400 का 1/20 तो निकालेंगे आपको कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।
और यहाँ भी 1/20 निकालेंगे 400 का, दूसरे साल भी निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया, ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज आ गया। तो ब्याज यानी क्या होता है आपका साधारण ब्याज हो गया। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज पर ब्याज लगता है। चलिए तो पहले साल का ब्याज 20 रुपया, दूसरे साल का ब्याज 20 रुपया। अब पहले साल पर जो 20 रुपया इस पर ब्याज लगेगा 1/20, तो अगर इसका हम 1/20 निकालेंगे 1/20 तो इसका कितना 1 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। अब देखेंगे ये आपका होता है टोटल होता है SI होता है, ये होता साधारण ब्याज होता है। जो आपका ये आया जो देखिए इसको छोड़ जो नीचे जितने भी वैल्यू आएंगे वो क्या हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंतर। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1 रुपया है। अगर अंतर 1 रुपया है, अंतर 1 है तो यहाँ अंतर कितना है, 51 है। यानी 1 बराबर कितना 51 के, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 को गुणा कर दीजिए इसमें, 400 बराबर हो जाएगा 51 गुणे आपका हो जाएगा 400 गुणा कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी 20,400 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 2/3 हो तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक काम करिए, इसका तिरछा गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 3, इसको इधर कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, आपको हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक काम कर देते हैं, इस 2x स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ -3 है, इसको यहाँ ले आए कितना हो जाएगा +2, और ये कितना +2 इसको यहाँ ले आए तो यहाँ देखिए आपका कितना +3 बचा है, ये +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा +2 बचेगा, और ये -3 को उठा के इसके बगल रख दे रहे हैं यहाँ करके, ये हो जाएगा आपका ये 2x प्लस कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। अब 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, 3 में से 1 निकाल देंगे कितना बचेगा आपका, 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा बराबर, और 3 2 कितना हो जाएगा आपका ये 5x। अब देखिए पूछ कर रहा है x प्लस 1 अपान x पूछ रहा है, अगर देखिए इधर x का गुणा इधर भाग कर दें तो भाग हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा करके आपका ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई x बराबर हो जाएगा 5। अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर अपान x प्लस 1 अपान x इक्वल टू कितना 5, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगा, तो x प्लस 1 अपान x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बढ़ेंगे इस पर हम। अगला क्वेश्चन मांगा है, क्या कह रहा है 525 का मतलब गुणा 28 है और परसेंट है, परसेंट मतलब कितना हो गया 100, 25 चौका 100 काट दीजिए इसको, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 दूना 50, 25 से करना 25 यानी कट जाएगा, और 4 सौ कितना हो जाएगा 28, और इसका गुणा करें 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 147। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लेवल से। ठीक, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर, कितने बेचकर 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ होता है, तो उसने यानी स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है 26% का, 26% यानी आपका हो जाएगा ये 26 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 13 हो जाएगा, 2 से काटे कितना 50 हो जाएगा, यानी इसको हम 26% को लिख सकते हैं 13 बटे कितना 50। हमने बताया भी जो आपका ये हर वाली वैल्यू होती है वो आपकी वास्तविक वैल्यू होती है, यानी क्रय मूल्य होती है। अब देखिए CP खरीदी कितनी में है 50 में, बेच कितने में रहा है, कितना लाभ मिल रहा है 13 का लाभ मिल रहा है, 13 का लाभ मिल रहा है
13 का लाभ मिल रहा है। अगर 50 में खरीद 13 रुपए का लाभ लिया तो 50 10 साल में 63 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 63 में। बेच तो 63 में रही है, इसके हिसाब से 63 में वास्तविक वैल्यू कितना है? 93 है। कितना है? 693 है। तो अगर 693 को 693 बराबर 63 बराबर 693, अगर इसको भाग कर देंगे तो 63 एकन्ना 63 और 9 में से 3 6 यानी 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम ये 63 बराबर कितना? 693। अगर 63 में अगर हम 11 का गुणा कर दें, 63 में 11 गुणा करेंगे तो 693 होगा। अब जिस रेशियो में इसमें गुणा उसी रेशियो में इसको गुणा कर दीजिए, तो 11 शून्य 11 बचे 55, अर्थात वो 550 रुपए में क्या की थी? खरीदी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मेथड से लगाना नहीं है, आपको सीखना है रेशियो मेथड से। 26% को हमने लिखा 26/100 और 26/100 अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 2 से 50, यानी जो 50 आपका ये क्रय मूल्य लाभ कितने का ले रही है? 13 रुपए का लाभ। तो 50 में खरीदे 13 रुपए का लाभ लिया, अर्थात 50 10 60 3 63 रुपए में बेची। 63 बराबर 693, 63 बराबर 693, तो यानी कितना आ गया आपका? 11 आया। तो यानी एक बराबर 11 के, तो 50 बराबर 550 के। ठीक है, इस प्रकार इसका हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम ये ऊपर वाले इस क्वेश्चन को क्या करें? मिटा रहे हैं। देख लीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 20 नंबर हमारा क्या है? एक घन के विकर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितना दिया गया? 9√3। अब जानते हैं घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है आपका होता है, कितना होता है आपका? √3a होता है। कितना होता है? √3a। तो विकर्ण के जगह पर, तो यहाँ पर विकर्ण की जगह पर लिख देंगे कितना? √3a बराबर आपका हो जाएगा, या √3a मतलब भुजा, ए मतलब भुजा, ये √3 गुणे भुजा बराबर 9√3। √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा कितना आ गया आपका? ये 9 आ गया। कितना आ गया? तो घन की भुजा कितनी आ गई? 9। अगर आप उसका संपूर्ण पृष्ठ, जो टोटल सरफेस एरिया, यानी कितना? टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ, इसका फार्मूला होता 6a, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। कितना होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई भुजा कितना है? 9 का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा बराबर ये 6 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। गुणा कर दीजिए, 6 एकड़ 9 6 और 6 अठे 48, 6 अठे 48 यानी 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट कैसे लगाते हैं? अगर क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर में, अगर आयतन पूछता है तो क्यूब में, लंबाई पूछता है सेंटीमीटर मीटर में, जैसा आपका यूनिट दिया रहेगा। ठीक है, तो 6 का 9 6 6 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ दोस्तों, अगला हमारा ये दो क्वेश्चन है, ये आपका उस पर आधारित है, पेडागोजी पर आधारित है, शिक्षण पर आधारित है। तो शिक्षण पर आधारित क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में से किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन करने से एक बच्चे के अंदर किस गुण का विकास होता है? देखिए क्या कह रहा है। आत्मविश्वास, तार्किक सोच, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। देखिए, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मतलब अच्छे से समझाया जाए, कोई नया रूल दिया जाए और अच्छे से समझाया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य ये क्या है कि आपको मतलब छोटी चीजें बताई जो आपको ना आती हो, ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया जाए, तार्किक क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। तो गणित में जो आपकी गणना संबंधित दोष है उसको दूर किया जाए, अर्थात जो आपकी गणना संबंधित जो दोष है वो दूर हो जाएंगे, तो आपके अंदर सोचने की क्षमता आ जाएगी। तो सबसे देखिए, आप तार्किक सोच, गुण का विकास तो होगा, तार्किक सोच का भी क्या होगा? विकास होगा।
अगर जो आपके अंदर छोटी छोटी त्रुटियां दूर हो जाएंगी, आप अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे, अपने आप पर विश्वास, अपने आप निर्भर हो जाएंगे, आत्म स्वयं स्वयं निर्भर हो जाएंगे कि अगले क्वेश्चन को या गणित को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तार्किक सोच भी हो, तार्किक सोच का विकास होता है, आत्मनिर्भरता भी होती है और आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास। अब हम गणित पढ़ ले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ये डी वाला सही होगा। चारों ऑप्शन आपके चारों विकल्प सही हैं। अगला क्या कह रहा है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दो शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। परीक्षा में किस प्रकार की कमी थी? अगर आप एग्जाम दे दिए हो, अगर आपकी कॉपी को, उत्तर पुस्तिका को दो शिक्षकों द्वारा अगर चेक करवाई जा रही है, उसमें कमी क्या हो सकती है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर नहीं, अगर एक शिक्षक चेक कर रहा है, उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, तो दूसरे से चेक करवाएगा, तो और ऑप्शन देखना ही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? विश्वसनीयता, अर्थात परीक्षा में विश्वसनीयता की क्या थी? कमी थी, जो दो शिक्षकों के माध्यम से उत्तर पुस्तिका को जांच करवाई जा रही है। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला कह रहा है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई। तो पहले एक बना लीजिए, एक आयत ऐसे। क्या बना लेंगे हम? एक आयत। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है। चलिए इसको मिला देंगे, ये विकर्ण होगा, ये कह रहा 17 मीटर है। था परिमाप कितना? 46। देखिए चारों तरफ की लंबाई है, इसका नाम ए बी सी डी, इसको 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 ऐड कर दो, 46 दिया गया है। पर इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पहले या दूसरे वीडियो आपको करवा चुके हैं। देखिए, तो आपको मतलब एक ट्रिपलेट याद करना होता है, एक ट्रिपलेट। अब अगर मेथड से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, मेथड से नहीं। देखिए देखिए यहाँ ए बी सी यानी एक त्रिभुज बना है, और जो हमारा आयत होता है उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 होते हैं। तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण 17 हो रहा है। तो कर्ण 17 हो रहा है, तो अगर इसका 8, 15, 17 आपको हमने बताया था, 8, 15, 17। अच्छा देखिए, अगर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 2 8, 289। 289 का वर्गमूल कितना? कर्ण 17 आ गया। चलिए अगर ये भी 8, ये भी 15, तो 15 15 30 और 30 8 38, 38 8 कितना हो गया? 46। अर्थात उसका परिमाप भी तो 46 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिमाप भी 46 हो रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितने का? देखिए, एक अगर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 8 हो जाएगा, ऊंचाई 15 हो जाएगा, 2 से काटिए 4 हो जाएगा, 15 चौक कितना हो गया? 60। तो सिर्फ इतने का क्षेत्रफल आया है। इतने का निकालने के लिए इसमें कितना को गुणा कर देंगे हम? 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, इतने का एरिया 60 आ गया। और पूरे का निकालने के लिए इसमें क्या? 60 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, 2 का गुणा कर देंगे, 60 गुणा कितना हो जाएगा? ये 60 गुणे 2 बराबर कितना? 120 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को आपको हल करवा चुका हूं अच्छे से, पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए 110, 111, 112, 113, 114, 116, 115, 116, 117, 118, 119, 120 के बीच करा, तो इसको नहीं गिनेंगे हम। 110, 120 नहीं गिनेंगे, इसके बीच कह रहा है। देखिए 112 किससे किससे कटेगा? ये भी क्या भाज्य संख्या है। 114 भी आपका भाज्य संख्या है। 15, 20, 16, 17, देखिए 116, 17, 18 जो भी सब है, ये सब क्या है? अन्य संख्याओं से कटने वाली है। देखिए 111 का 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 2 11 21, ये भी कट जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा। 3 1 4 1 5 नहीं कटेगा। तो देखिए इसके बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब
चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके और किससे किससे कटेगा। और हमने बता दिया 113 यानी 110 120 के बीच में मात्र एक और एक, केवल एक ही क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी जो किसी से नहीं, उसके दो गुणनखंड होंगे, या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। वही क्या होती है, अभाज्य संख्या की क्या होती है, परिभाषा होती है। सो देखेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं। 16 व्यक्ति एक दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे दोस्तों, 15 दिनों में बना सकते हैं। तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 16 व्यक्ति एक दीवार को, क्योंकि यहाँ पर M1 D1 लगाएंगे, आप जानते हैं M1 D1, तो M1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, M1 16 पूरे D1 15 बराबर M2 नहीं 8 दिनों में बनाने के लिए कितने, नहीं 8 दिनों बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ यानी व्यक्ति निकालना है ना, कितने व्यक्तियों की, तो ये आपका M2 निकालना है बुढ़े D2 को कितना है 8 दिनों में 8, तो 8 गुना 16 और 15 गुना कितना हो गया 30 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है ना, 30 व्यक्ति मिल करके उसको कितने दिनों में बनाएंगे, कितने दिनों में बनाएंगे, सॉरी ये आपका M2 हो जाएगा, M2 यानी व्यक्ति, 30 व्यक्ति मिल करके उस काम को उस दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, 8 दिनों में बनाएंगे, 8 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है। अब वो मान लो कोई भिन्न हमारा x बटे वाई है, क्या है x बटे वाई है। देखिए एक भिन्न का हर उसके अंश से 12 अधिक है, तो माना एक भिन्न हमारा क्या x बटे वाई है, उससे 12 अधिक है, तो इस भिन्न के अंश का हर प्रत्येक में 5 घटाने पर 5/8 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न है। तो देखो दोस्तों इसको लगाने की आवश्यकता नहीं, इसको ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से चेक करना सबसे आसान होगा। कह रहा है हर उसके अंश से 12 अधिक है, हर 12 ज्यादा किससे, हर 12 ज्यादा है, हर 12 अधिक है किससे, अंश से। चेक कर लीजिए क्या जो हर है अंश से 12 ज्यादा है, अगर अंश में 12 9 21 हो जाए 31, ये तो नहीं होगा। कह रहा है जो हर है क्या 7 से 12 ज्यादा, 12 7 19, अगर इसमें 12 जोड़ दे 19, 12 7 19, ये भी नहीं होगा। अगर कह रहा है जो अंश जो हर है अंश से 12 अधिक है, तो 12 8 20, तब भी नहीं है। अब देखिए 25 12 37, कह रहा जो उसका हर है अंश से 12 अधिक है, तो देखो पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि जो इसका हर है 25 से अंश से 12 ज्यादा 37 ज्यादा के लिए, कह रहा अब देखिए ये तो पहला कंडीशन ज्यादा, ये 12 इससे ज्यादा है, सही है। कह रहा अब 25 बटे कितना आपका, ये 25 बटे कितना है 37 है। कह रहा अंश और हर में प्रत्येक में 5 5 घटा दिया जाए, इसमें 5 घटा दें, इसमें 5 घटा दें, तो 25 में से 5 निकलेगा तो 20 हो जाएगा, और 37 में से 5 निकल कितना हो जाएगा 32। कह रहा है तब 5 5 घटाने पर क्या मिलता है 5/8, काट दीजिए, 5 4 पंचे 20, 4 8 32, 5/8 मिल के नहीं मिल गया। तो इस प्रकार ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 220 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है 220 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। तो छठवीं संख्या पूछ रहा है। देखिए इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 4 4 8 3 11, इन सभी संख्याओं का औसत कितना है 20 है।
तो अगर सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, सभी संख्याओं यानी कुल संख्या बटे औसत निकाला, कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, इन सभी संख्याओं को जोड़ के कितने से 11 से भाग कर दिया जाए, तो कुल संख्याओं का योग तो नहीं दिया है, हमें कुल संख्या योग निकालना है। यानी 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये 20 गुणे कितना 11 हो जाएगा, 11 गुना बाई 220 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 6 संख्याओं का 19 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 19 गुणे 6 बराबर 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114। तो अंतिम छठवीं संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, देखिए पहली 6 संख्याओं का औसत 19, तो 19 गुणे 6 114। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है, तो हो जाएगा ये 32 गुणे कितना हो जाएगा 6, 6 गुना 12, 6 गुना 12 फिर 132 हो जाएगा। एक काम कर दीजिए, तो कह रहा है 6 6 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक कितना है गया, तो 12 यानी 220 इतना है, और 6 6 12 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के अब घटा दीजिए। तो जोड़िए, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 तो कितना हो गया 6, 3 1 4, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए ये 11 संख्याओं का औसत है, ये 12 संख्याओं का हो गया योग, नहीं 11 संख्याओं का योग 220 है, ये 12 संख्याओं का योग कितना आ गया 246 आ गया। तो अगली संख्या निकालने के लिए तो इस 246 में से 220 घटा दीजिए, 220 घटाइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 2 निकलेगा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, अब कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, कोई त्रिभुज ऐसा है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज ऊंचाई ये, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2a होता है ऊंचाई का फार्मूला। तो एच बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 मीटर, कितना दिया गया 10√3 मीटर दिया गया है। तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई का फार्मूला कितना होता है √3/2a इक्वल टू कितना होगा 10√3 √3 का 2 का गुणा कर 10, 2 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। a बराबर कितना हो गया आपका 20 मीटर। भुजा आ गई, यानी कहने मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। देखिए इसमें एक क्या दे दिया है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया 10√3, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 ए क्या है भुजा है, तो √3/2 बराबर कितना हो गया 10√3, √3 से √3 कैंसिल, इस तिरछा गुणा 10 गुना कितना हो गया 20, भुजा का मान कितना आ गया 20, यहाँ रख दीजिए। तो आपको आ जाएगा √3/4 इंटू 20 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 400, √3/4 हो जाएगा इंटू कितना होगा ये 400, 4 का नम 4 में 100 हो गया, कितना हो गया ये 100√3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी से हो गया, ठीक है ना। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। आपको हम इस टाइप का सवाल एक बता चुके हैं, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है वे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो। तो ये वाली ये लंबाई ये लंबाई ये लंबाई आपस में सब बराबर, लेकिन क्या कर रहा है उनके विकर्ण, उसके विकर्ण एक विकर्ण ये आपका क्या हो गया AC हो गया, एक विकर्ण क्या हो गया BD हो गया। अब जो आपका 24 है ये जो बड़ी वाली है ये 24, हम जानते हैं जो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं समद्विभाजित यानी ये पूरा 12 है तो आधा आधा, ये 12 हो जाएगा ये भी 12 हो जाएगा। अगर ये 10 पूरा है BD 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 5, ये 5 5। और जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, और यहाँ लंबवत भी काटते हैं। अब देखेंगे यहाँ इसका नाम दे दीजिए O, तो त्रिभुज
ए ओ डी में। तो देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। देखिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है। 144 25 169 हो जाएगा। तो एडी का स्क्वायर, तो 8 वर्गमूल ले लीजिए। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। अब परिमाप पूछ रहा है, परिमाप मतलब चारों तरफ की लंबाई 13 13 13 13, 4 बार 13 चौके कितना हो गया 52। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा कर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, √5 प्लस घनमूल x लिखा है। x का घनमूल बराबर कितना 3। अब देखिए यहाँ से क्या कर देंगे हम, यहाँ से इस करनी को हटाने के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ पर इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर कर ये करनी हट जाएगा, पहले वाला पहला का सिर्फ पहला करनी हटेगा। यहाँ बचेगा 5 प्लस x का कितना घनमूल, 5 को यहाँ ले आइए तो 9 में से कितना निकलेगा, 9 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा आपका 4। तो x का घनमूल इक्वल टू कितना होगा ये 4। अब दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, दोनों पक्षों का जो क्यूब कर, इस देखिए जब ये रूट हटा दें तो x पर 1 बाई कितना 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 4। अब दोनों पक्षों का अगर घन कर दें, घन मतलब क्यूब, तो x पर 1 बाई 3 का पावर 4 पावर कितना 3 इक्वल टू 4 पावर 3, फिर 3 कैंसिल, x इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 64 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही बेहद ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन आज हमने देख लिया अपने परीक्षा के नजरिए से। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,